हम करते हैं वो है आपका एक्चुअली में मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन, उसमें हम बातें करेंगे सारी। आइए जी, मैंने एग्जाम्पल नोट कर लिया है। ये एग्जाम्पल मैं आपको एक बार रीड कराता हूं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है और आपको इससे कॉन्सेप्ट की अच्छी इससे क्लैरिटी मिलेगी। तो आइए एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और देन उसके बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने कहा ऑन 1 अप्रैल 2011 एंटिटी ग्रांटेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹5 लाख टू एन एम्प्लॉय। कितने साल के लिए दिया? फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। एक एंटिटी ने अपने स्टाफ को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। उसने कहा भाई साहब 1 रुपया भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा, आप बस मन लगा के काम करो, लोन हमारी तरफ से, और 5 लाख रुपए आप आराम से 3 साल के बाद दे देना। मतलब आज 5 लाख रुपए लो, उसको आराम से 3 साल तक यूज करो, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा मैं आपसे 3 साल तक, और तीसरे साल के एंड में 5 लाख रुपए वापस दे देना, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या मार्केट में इंटरेस्ट फ्री मिल जाता है लोन? सर मार्केट में तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगता होगा। तो कहता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन इज 5% पर ईयर। मार्केट में 5% का इंटरेस्ट लगता है, कभी भी कोई भी आर्म लेंथ पर अगर ट्रांजेक्शन करता है तो 5% का इंटरेस्ट लगता है। तो ये क्या हो गया आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट। कहता है ऑन 31 मार्च 2013, इसका मतलब 2 साल बाद की बात कर रहा है, लोन देने के बाद 2 साल बाद की बात कर रहा है। कहता है 31 मार्च 2013 वाले दिन, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द एम्प्लॉई आस्क्ड एक्सटेंड द इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर फर्दर 3 इयर्स। एम्प्लॉई ने बोला कि साहब आज मुझे लोन लिए हुए 2 साल हो चुके हैं। किस दिन बोल रहा है एम्प्लॉय? 31 मार्च 2013 वाले दिन गया और एम्प्लॉयर को बोला कि सर आपसे जो लोन लिया था ना 2 साल पहले, वो लोन मुझे एक्चुअल में तो एज पर जो हमारी बात हुई थी उसके हिसाब से ओरिजिनल टर्म्स 1 साल के बाद रीपेमेंट करना है, लेकिन सर मेरे पास जो है ना थोड़ी सी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई हैं और आप इस लोन को एक्सटेंड कर दो फॉर फर्दर 3 इयर्स। मतलब मुझे 3 साल का और टाइम दे दो, मुझे आप 3 साल का और टाइम दे दो। मतलब वो पैसा अब अगले साल नहीं मिलना, 3 साल के बाद में मिलना है। तो जो 3 लाख रुपए थे वो अभी अगले साल नहीं मिलने, 3 साल के बाद मिलने हैं, ठीक है सर। कहता है एंटिटी एग्रीड हो गई। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल मत देना और 3 साल के बाद दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है अंडर द रीस्ट्रक्चर्ड टर्म, मतलब जो आपकी मॉडिफाइड टर्म्स हैं। ओरिजिनल टर्म्स क्या थी? 5 लाख रुपए का लोन आज लो, 3 साल के बाद वापस दे दो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। रीस्ट्रक्चर्ड टर्म में उन्होंने बोला रीपेमेंट विल टेक प्लेस ऑन 31 मार्च 2027, ठीक है, 31 मार्च 2027 या 17 कुछ भी कह लो। तो वो कहता है कि 3 साल का ओरिजिनल टर्म जो था वो एक्चुअल में अब 6 साल का हो गया। मतलब अब आपको 31 मार्च 2013 को नहीं देनी पेमेंट, 31 मार्च 2017 को देनी है। बात समझ में आती है? ठीक है, कितने रुपए? कहता है हाउएवर द एंटिटी ओनली एक्सपेक्ट टू रिसीव अ पेमेंट ऑफ ₹2.5 लाख गिवन फॉर द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज टू द एम्प्लॉय। और एंटिटी को क्या लग रहा है कि भाई ये ना अब ये इसके साथ में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई, तो इसने जो 3 लाख रुपए हमसे लिए थे ना, ये 3 लाख रुपए के 3 लाख रुपए वापस नहीं करेगा। एक तो ये अगले साल नहीं देगा पेमेंट, और 4 साल के बाद मतलब फर्दर 3 साल के बाद 31 मार्च 2017 वाले दिन भी पूरे 3 लाख रुपए वापस नहीं देगा, सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही वापस देगा, सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही वापस देगा, ठीक है। मतलब 50,000 रुपए तो वैसे भी मर जाएंगे। पैसा दिया कितना था हमने? नहीं 5 लाख रुपए दिए थे ना, 3 लाख रुपए कहां से बोल रहा हूं मैं, 3 लाख कुछ नहीं है भाई, 5 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख वापस आने थे, 5 लाख के बदले 5 लाख नहीं आएंगे, 2.5 लाख रुपए आएंगे। कुल मिलाकर बात यह है, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि बस 5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए हमारे पास में वापस आने वाले हैं 31 मार्च 2017 को, ठीक है सर। कहता है एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ लोन। कहता है इनिशियल रिकॉग्निशन पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो आप बताओ। एंड आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ द लोन एज पर इंड AS 109। और कहता है जो आपका टर्म्स चेंज हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो आपका मॉडिफाई हुआ है, उस मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो आपका फाइनेंशियल असेट में चेंज आएगा वो क्या आएगा वो आप बताओ। मतलब आपसे अकाउंटिंग बेसिकली किस दिन की मांगी है? आपसे अकाउंटिंग मांगी है एक तो इनिशियल रिकॉग्निशन की 1 अप्रैल 2011 की, और आपसे एक अकाउंटिंग मांगी है जिस दिन आपका मॉडिफाई हुई है टर्म्स 31 मार्च 2013 वाले दिन, उस दिन की आपसे अकाउंटिंग मांगी है। तो मैंने आपसे बोला इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम तो पूरा ही क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है सर।
उसके बाद में कहता है सपोर्ट योर आंसर विद द जनरल एंट्रीज एंड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेशन ऑन द डेट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट टर्म्स ऑफ लोन। ठीक है, ये मतलब ये तो हम करते ही हैं सारा। ठीक है, बाकी एग्जाम व्यू पॉइंट से अगर बात करें तो आपको रिक्वायरमेंट प्रॉपरली देखकर करनी है कि भाई मांग क्या रहा है, तो जो मांग रहा है वो चीज आप ध्यान से पढ़ोगे और उस चीज को अपनी आंसर शीट में प्रेजेंट करके आओगे। बाकी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं तो वहां तो मैं अपने हिसाब से बताता हूं कि क्या करना है, मैं तो सारी चीजें आपसे करा लेता हूं। ठीक है सर, आइए जी सॉल्यूशन करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे एक बात यह बोली है कि आप हमेशा क्रोनोलॉजिकली चलोगे, आप हमेशा क्रोनोलॉजिकली चलोगे कि भाई जिस जिस डेट पर जो जो हो रहा है उस डेट पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो मुझे आप बताओ सॉल्यूशन जब मैं करूंगा सॉल्यूशन, आज मैंने लोन दिया है, आज नया नया तरोताजा फ्रेश मैंने लोन दिया है 5 लाख रुपए का एम्प्लॉय को। आज 1 अप्रैल 2011 वाले दिन मैं क्या अकाउंटिंग करूंगा? क्या अभी मैं ये सोचूंगा कि भाई 31 मार्च 2013 वाले दिन तो वो दोबारा से आएगा और वो कहेगा भाई साहब अभी पैसे नहीं है, थोड़ा सा मुझे 3 साल का और टाइम दे दो, और मुझे 31 मार्च 2013 वाले दिन ऐसा लगेगा कि ये 5 लाख नहीं देगा, अब तो बस ये 2.5 लाख रुपए इससे मिलेंगे। क्या आज मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं, आज तो सब कुछ ओके। आज मुझे क्या लग रहा है कि भाई 5 लाख रुपए आज दिए हैं, 3 साल के बाद में 5 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, दैट्स इट। तो आज की डेट में क्या अकाउंटिंग करेंगे हम? आइए सर, अभी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा, अभी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा। मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन की बेस पे बात कर रहा हूं। मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ लोन टू बी रिकॉग्नाइज इनिशियली। और कितना इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे? रिकॉग्नाइज इनिशियली जैसे हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोस, कि फ्यूचर में जो पैसा मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट इंटरेस्ट रेट या फिर EIR। अगर क्वेश्चन में EIR वाली चीजें हैं तो यहां पे मैं कहता हूं कि जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वही EIR होगा, और जो आपका रिमेनिंग पैसा होगा वो क्या दिखा देंगे आप? वो दिखा देंगे आप प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट। तो हमने कहा कैलकुलेशन ऑफ किस तरीके से निकलेगी? हमने कहा ईयर 1 2 3 कैश फ्लोस कितने आएंगे? कैश फ्लोस पहले साल में कुछ आएगा पैसा? नहीं आएगा। दूसरे साल में कोई पैसा आएगा? नहीं आएगा। तीसरे साल में क्या पैसा आएगा? 5 लाख रुपए आएगा। सर तीसरे साल में तो लेकिन दे ही नहीं रहा ना, वो 5 लाख की तो बात ही नहीं, वो तो 2.5 लाख देगा, वो भी 31 मार्च 2027 को। ये कौन सी डेट है? ये है आपका 31 मार्च 2012, 12 कह लूं या फिर 22 कह लूं, 22 कह लेता हूं। और ये है आपका 31 मार्च 2023, और ये है आपका 31 मार्च 2024। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा ये वाली बात कि भाई तीसरे साल के एंड में पैसा नहीं आएगा बल्कि 2027 में आएगा, और 5 लाख नहीं आएगा, 2.5 लाख आएगा, ये वाली बात क्या मुझे 1 अप्रैल 2021 वाले दिन पता है? नहीं पता। ये काम मैं कब कर रहा हूं? ये 1 अप्रैल 2021 वाले दिन कर रहा हूं। तो मैं तो अभी बिल्कुल सब कुछ पॉजिटिव सोच के बैठा हूं ना, पॉजिटिव सोच के बैठा हूं कि हाँ भाई पहले साल में कोई पैसा नहीं आएगा, इंटरेस्ट तो मैं ले ही नहीं रहा, अदरवाइज इंटरेस्ट कुछ आता है। अगर मान लो मैंने कंसेशनल रेट पर दिया होता कि भाई मार्केट में 10% चल रहा है, चल मैं तुझे 1% पे दे दूंगा, तो 1% इंटरेस्ट आता, लेकिन अब कुछ नहीं आएगा। हमने कहा आज पैसा 5 लाख दिया, फ्यूचर में अब कितना पैसा आएगा? तीसरे साल के एंड में आएगा 5 लाख रुपए। अब इसको डिस्काउंट किससे करोगे आप? डिस्काउंट एट द रेट 5% से। कितना आ जाएगा सर? 1 डिवाइड बाय 1.05 9523। सेकेंड ईयर का फैक्टर 9070। तीसरे साल का पी फैक्टर 8638। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 0 और 8638 मल्टीप्लाई हुआ 5 लाख, 4,31,918, 4,31,918। ये क्या आ गई? ये आ गई आपकी सर फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट, जो कि क्या है? लोन। बात समझ में आती है? हाँ जी सर। तो हमने कहा कि 4,31,918 रुपए तो हमारा लोन है,
ठीक है, 4,31,918 हमारा लोन है। जीरो पीरियड पर क्या एंट्री पास करोगे आप कहोगे सर फाइनेंशियल एसेट लोन डेबिट कितना अमाउंट से 4,31,918 और टू बैंक। सर बैंक से तो पूरे 5 लाख ही गए, तो सर बाकी जो डिफरेंस बचा, कितना डिफरेंस बचा 5 लाख माइनस 68,081, ये क्या है सर, ये जो डिफरेंस है आपका ये किस पे जाएगा, ये आपका चले जाएगा प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट, प्रीपेड स्टाफ सैलरी 68081। ठीक है, 82 कर दूं इसको, ये मैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा 68,082 रुपए आपकी प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट है। तो हमने कहा आपने लोन 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दिया, 5 लाख रुपए का लोन 0% इंटरेस्ट पर नहीं दिया आपने, बल्कि 4,31,918 रुपए का लोन 5% के इंटरेस्ट पे दिया है 5 लाख में से, और बाकी के जो 5 लाख में से 68,082 रुपए हैं वो आपकी प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट है। ये आपका 3 साल में राइट ऑफ हो जाएगी, दैट्स इट। मैंने कहा इसकी अकाउंटिंग पे फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग पे। ठीक है सर, मुझे आप बताओ आज की डेट में कोई प्रॉब्लम की बात है? नहीं सर। अब मैं अमोर्टाइजेशन टेबल बनाऊंगा, मैं अमोर्टाइजेशन टेबल बनाऊंगा। हाँ सर, अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी। अब देखना अमोर्टाइजेशन टेबल में कैसे बनाऊंगा, आप देखोगे मैं रियल टाइम बेसिस पर एंट्री पास करूंगा, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो मैं ऐसा नहीं कि पूरी अमोर्टाइजेशन टेबल एक ही बार में बना दूंगा, मैं अमोर्टाइजेशन टेबल भी और जनरल एंट्री भी दोनों सिंक्रोनाइज करके पास करूंगा, ताकि आपको ना ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आए। तो मैंने कहा ईयर, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, रीपेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। मैंने कहा पहले साल की ओपनिंग में फाइनेंशियल एसेट का बैलेंस कितना है 4,31,918, 4,31,918 रुपए का हमारा लोन का बैलेंस है ओपनिंग में। तो मैंने कहा 4,31,918 रुपए का लोन, इसको नीचे शिफ्ट कर दूं, इसको ना यहां पे शिफ्ट कर देते, साथ के साथ जनरल एंट्रीज भी पास होती चली जाएंगी, और मैं यहां पर आपका अमोर्टाइजेशन टेबल भी बनाऊंगा। उसके बाद में मैंने कहा 4,31,918 रुपए पर आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है, 4,31,918 रुपए पर आपने 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। कितना आ जाएगा 21,596 रुपए, 21,596 रुपए। ठीक है, रीपेमेंट कुछ आई होगी पहले साल में? नहीं सर, कुछ भी नहीं आई होगी। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 4,31,918 प्लस कर दूंगा 4,53,514 रुपए, 4,53,514 रुपए। तो अब पहले साल का इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दूं क्या, पहले साल के इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दूं? हाँ सर, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। सर लेकिन हमने तो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। भाई आप कह रहे हो ना, ये तो इंडेस मानता ही नहीं है, इंडेस कहता है कभी इंटरेस्ट फ्री लोन देना ही नहीं होता, मार्केट रेट पे ही देते हो आप तो हमेशा। तो आप तो कमा रहे हो 21,596 रुपए आपने कमाए हैं उससे। ठीक है जी, तो ये आपका पहले साल का इंटरेस्ट। पहले साल में कोई रीपेमेंट वगैरह आई है? नहीं आई है सर, अदरवाइज क्या कर देते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। उसके बाद में सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग। अच्छा, ये जो आपका, ये आपका कौन सा ईयर है, ये हो गया आपका 31 मार्च 2012, 12 नहीं, मैं तो 22 बोला है ना ऊपर, तो 22 ही कर देता हूं। 31 मार्च 2023, 23 की अकाउंटिंग क्या करेंगे हम, ईयर एंड टू, 4,53,514 रुपए। इस पर इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा मैं 5%, 4,53,514 का 5% हो जाएगा 22,676 रुपए, 22,676 रुपए। पैसा कुछ आया? नहीं आया सर। 4,53,514 रुपए, 4,76,190। सेकेंड ईयर के क्लोजिंग में हमारा बैलेंस कितना हो गया 4,76,190 रुपए।
सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट की एंट्री भी पास कर दूंगा भाई, ये वाला जो इंटरेस्ट है इसकी एंट्री पास करूंगा, बिल्कुल सर। तो मैंने कहा फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, कितना 22,676, 22,676 रुपए की इंटरेस्ट की इनकम हमने दिखा दी। अब यहां पर क्या हुआ आगे सुनना, अब आता है मेन असली क्वेश्चन। अभी तक का क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आता था, ये जो मैंने क्वेश्चन का पार्ट परफॉर्म किया है ये तो आपको वैसे भी आता है। आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो चीज नहीं है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं पेन चेंज करता हूं, पेन चेंज करके बातें करेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा ये बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां से आते ये बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, 4,31,918 रिप्रेजेंटिंग कि भाई आज से तीसरे साल के एंड में जो 5 लाख रुपए मिलने उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5% पे। ठीक है सर। सर पहले साल के एंड में जो ये 4,53,514 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सर फ्यूचर में जो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब पहले साल के एंड से फ्यूचर क्या है, दूसरा और तीसरा साल। भाई तीसरे साल पैसा मिलने की बात हो रही थी ना, तो तीसरे साल के एंड में जो पैसा मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू एट 5%। उसके बाद में मैंने कहा दूसरे साल के एंड में 4,76,190 रुपए का बैलेंस आया। 4,76,190 रुपए का बैलेंस जो है दूसरे साल के एंड में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि साहब अगले साल तीसरे साल के एंड में, और दूसरे साल से तीसरा साल कितना दूर है, 1 साल बाद। 1 साल के बाद जो 5 लाख रुपए मिलने उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5% से, ठीक है, वो 4,76,190 रुपए है। आज के दिन एट 31 मार्च 2023 आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे ऑन 31 मार्च 2027। आपको अगले साल पैसे ही नहीं मिलने, तो आपके पास में आज की डेट में 31 मार्च 2023 को देखो मॉडिफिकेशन हुआ था, 31 मार्च 2023 को मॉडिफिकेशन हुआ है, 31 मार्च 2023 को मॉडिफिकेशन हुआ है। एम्प्लॉय ने क्या बोला, एम्प्लॉय ने बोला भाई साहब 31 मार्च 2027 को दूंगा, और एनटीटी को लग रहा है कि भाई साहब 5 लाख तो मिलने से रहे, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब अपने को नुकसान हो गया। तो अब यहां पर क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, सेकेंड ईयर एंड में हमारी मॉडिफिकेशन डेट वाले दिन जो फाइनेंशियल एसेट है वो क्या रिप्रेजेंट करनी चाहिए, कौन से बैलेंस को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए जो 31 मार्च 2027 को मिलेंगे उसकी पीवी एट 5%। ये बैलेंस रिप्रेजेंट होना चाहिए। फ्यूचर में जो मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू दिखनी चाहिए ना, तो मैं क्या बोलूंगा 31 मार्च 2023 वाले दिन, मतलब सेकेंड ईयर एंड पर जो आपका रिवाइज, मैं बोलूंगा आपसे रिवाइज्ड फाइनेंशियल एसेट वैल्यू टू बी शोन in balance sheet at 31 मार्च 2023 is present value of rupees 2.5 लाख receivable on 31 मार्च 2027 discounted at 5%। बात समझ में आती है? तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, हम ये बोलेंगे कि साहब, अब देखो ध्यान से देखना, हम ये बोलेंगे कि भाई आज से कितने साल के बाद में पैसा मिलेगा, आज से 4 साल के बाद में मिलेगा। आज कौन सी डेट है, 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 वाले दिन हम ये कह रहे हैं कि आज से 4 साल के बाद पैसा मिलेगा। तो हमने कहा 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, और कैश फ्लोस कितना आएगा आपके पास में, ये कौन सा ईयर हो जाएगा, 31 मार्च 2024, 25, 26 और 27। 24 में कोई पैसा आने वाला है क्या, अगले साल कोई पैसा आने वाला है, नहीं सर। उसके बाद कोई पैसा आएगा 25 में, नहीं। 26 में कुछ आएगा, नहीं। 27 में कितना आएगा, 2.5 लाख रुपए। इसको आप डिस्काउंट करो एट 5%, कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1.05। मैं देखो ये तो 0 ही आने वाला है, ठीक है, तो ये तो मैं रहने ही दूं, सीधे चौथे साल का ले लूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 8227।
प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख, 2,05,676 रुपए। पीवी ऑफ लोन 2,05,676 रुपए। मतलब इंडेस कहता है कि साहब फ्यूचर में जो पैसा आना है बस उसकी प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट से जो आए वही आपकी आज की डेट में दिखनी चाहिए, वही आपकी मार्केट वैल्यू दिखनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी आपकी फ्यूचर में जो पैसा आना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो भी होगी वो आपकी बैलेंस शीट डेट पर दिखना चाहिए। तो मैंने कहा आज ये जो बैलेंस है 4,76,190 ये था आपका 5 लाख मिलेंगे अगले साल, लेकिन मैंने कहा 2.5 लाख मिलेंगे वो भी अगले साल नहीं 4 साल के बाद। उसके बेसिस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई 2,05,676 रुपए। तो मैं कहूंगा आपका रिवाइज, अब देखो यहां पर पेन चेंज करता हूं, अब क्या बोलेंगे हम, अब बोलेंगे हम रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑन 31 मार्च 2023 इज इक्वल टू 2,05,676 और ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑन 31 मार्च 2023 बेस्ड ऑन ओरिजिनल टर्म्स इज इक्वल टू कितना 4,76,190। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करो आप फाइनेंशियल एसेट कितने रुपए से भाई 4,76,000 की दिख रही है, दिखनी चाहिए 2,05,676, सॉरी 4,76,000 की दिख रही है और दिखनी चाहिए आपकी 2,05,000 की। तो हम कहेंगे कितनी रिड्यूस कर दें 2,70,514 रुपए की रिड्यूस कर दें, 2,70,514 रुपए की हम फाइनेंशियल एसेट को रिड्यूस कर दें। तो आप सेकंड ईयर एंड में क्या एंट्री पास करोगे, सेकंड ईयर एंड में एक और एंट्री पास करोगे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट आपकी रिड्यूस हो गई कितने रुपए से 2,70,514 रुपए से, ये आपका लॉस हो गया 2,70,514 रुपए। सर ये लॉस क्यों हो गया भाई, 5 लाख रुपए मिलने थे और ये 4,76,000 वैल्यू जो है वो 5 लाख को रिप्रेजेंट कर रही थी, फ्यूचर के 5 लाख को रिप्रेजेंट कर रही थी, जबकि फ्यूचर में मिलना सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही है। तो आपका लॉस हो गया ना, आपको अचानक से पता लगे कि भाई डेटर से 5 लाख लेने और बाद में पता लगे यार ये 5 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख ही मिलेंगे, तो 2.5 लाख रुपए बैड डेट में दिखाओगे नहीं दिखाओगे, उसको लॉस बुक करोगे नहीं करोगे। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ नया थोड़ी कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू हो रही है ना, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। तो मैं कहता हूं प्रेजेंट वैल्यू तो आपका सिर्फ टाइमिंग गैप है, आप कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है जो नॉर्मली एसेट में लगता है। तो मैंने कहा 2,70,514 रुपए का मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये आप एंट्री बुक कर दोगे, बेसिकली ये एंट्री थी जो मुझे एक्चुअल में समझानी थी आपको। चलिए जी, तो अब सर इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद क्या, अब आगे की किस तरीके से अकाउंटिंग चलेगी। मैंने कहा आगे की अकाउंटिंग कैसे चलेगी वो भी आप देखो। मैं अब ना फेयर रिवाइज शेड्यूल बनाता हूं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं फ्रेश बनाता हूं यहां पे कि अब 31 मार्च 2013 के बाद किस तरीके से अकाउंटिंग होगी। ठीक है, हटा देते हैं अभी फिलहाल। अब देखो यहां पर रिवीजन होगा, यहां पर रिवीजन होगा, यहां पर मैं बोलूंगा साहब माइनस कर दो 2,70,514 रुपए, तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा ऑन 31 मार्च 2023 कितना आ गया था हमारा 2,05,676। $2,05,676। मैंने कहा ये एंट्री पास करती, मुझे आप बताओ ये एंट्री पास करती क्या हमारा फाइनेंशियल एसेट का बैलेंस घट गया। हाँ सर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट कर दिया फाइनेंशियल एसेट को, तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना आ गया 31 मार्च 2023 वाले दिन
2,05,676। भाई जब तक मुझे पता था कि 5 लाख रुपए मिलने अगले साल, तो मैं बैलेंस दिखा रहा था 4,76,000। ठीक है, किस बेस पे कि क्या दिखना चाहिए बैलेंस, अगले साल में जो 5 लाख मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। मैंने कहा भाई साहब अगले साल में कोई पैसा नहीं मिलना। ठीक है, कब मिलना है पैसा, 4 साल के बाद मिलना है, वो भी कितना मिलना है, 2.5 लाख। उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4 साल के पीछे लेके आओगे तो कितनी आ रही है, 2,05,676। तो हमने कहा रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपका फाइनेंशियल एसेट का कितना होना चाहिए, 2,05,676 रुपए। तो 2,70,000 रुपए इंपेयरमेंट में डाल दिए। अब देखो आगे, मैंने कहा तीसरे साल में 31 मार्च 2024, तीसरे साल के बिगिनिंग में जो ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, वो आएगा 2,05,676। ठीक है, अब इस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 2,05,676 पर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे 5%, कितना आ जाएगा, 10,284। क्या 31 मार्च 2024 में कोई पैसा देगा वो, नहीं सर। अब बैलेंस कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दो, 2,05,676 प्लस 10,284, 2,15,960। ठीक है, और चौथे साल की बिगिनिंग में, चौथा साल कौन सा हो जाएगा, 2025, उसकी बिगिनिंग में कितना बैलेंस आ जाएगा, 2,15,960 रुपए। इस पर आप 5% का इंटरेस्ट चढ़ा दो, कितना हो गया, 10,798। ठीक है, कोई पैसा आएगा क्या 25 में भी, भाई पैसा तो वो सीधे 27 में देगा, वो भी कितना, 2.5 लाख रुपए। इसको प्लस कर देंगे, 2,15,960, 2,26,758। छब्बीस, पांचवें साल में 2,26,758 पर इंटरेस्ट चढ़ेगा 5%, 11,338। कोई पैसा आएगा 26 में, भाई 26 में भी कोई पैसा नहीं आएगा, तो हमने कहा ये इंटरेस्ट और एक्यूमुलेट हो गया। 2,26,758 प्लस कर दिए, 2,38,096। अब 27 में, 27 में क्या होगा, 5 और 6वां साल, 2,38,096। इस पर 5% का इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा, 11,905, 11,905। ठीक है, और इस दिन कितना पैसा आ जाएगा, 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे मेरे पास, 2.5 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे। और इसका टोटल भी आपका लगभग इतना ही बनना चाहिए, 2.5 लाख। कितना बन रहा है, 2,38,096, 2,50,000 रुपए बन रहा है, एग्जैक्टली 2,50,001 रुपए बन रहा है, मतलब 1 रुपए का डिफरेंस है सिर्फ, राउंडिंग ऑफ में हमारा 1 रुपए का डिफरेंस आया, तो इसको प्लस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। मुझे आप बताओ कोई मुश्किल काम है क्या, सर ये मुश्किल काम तो था, लेकिन क्योंकि आपने जो एग्जांपल स्टार्टिंग में कराया ना, उससे बात ऑब्वियस सी लगने लगी कि यार कॉमन सेंस वाली बात है तो ऐसे होगा, अदरवाइज मुश्किल कॉन्सेप्ट था। लेकिन मॉडिफिकेशन हमारे इजीली समझ में आ गई, क्योंकि हमारे ये समझ में आ गया कि भाई जो हर बैलेंस शीट डेट पर वैल्यू दिखती है हमारी बैलेंस शीट में किसी भी फाइनेंशियल एसेट की, उसका एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन क्या होता है। क्योंकि आपको वो चीज समझ में आ गई, तो इसलिए मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगा कि बिल्कुल सही है, तो जनरल सी बात है, ऐसी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में इसकी जनरल एंट्री पास करनी है बस आपको, भाई यहां तक की तो जनरल एंट्री पास कर दी थी। अब आप बताओ तीसरे साल में इंटरेस्ट कितना बुक करेगा, 10,284। क्या एंट्री पास करोगे, सर फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। फिर चौथे साल का भी इंटरेस्ट, फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। यही एंट्री 25 में, यही एंट्री 26 और 27 में पास कर दोगे, और 27 में 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे, और आपका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात को, ठीक है सर। यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट भी पूरा होता है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ में आ गया है। ये एग्जांपल जो था ये आपका कॉन्सेप्चुअल, देखो कॉन्सेप्ट कभी भी हार्ड या इजी नहीं होता, ठीक है, हार्ड या मुश्किल नहीं होता कोई भी कॉन्सेप्ट, ना हार्ड होता ना मुश्किल होता, इजी होता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कैलकुलेशन वाली चीजें होती है ना, वो किसी भी क्वेश्चन को हार्ड या मुश्किल बना सकती हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो क्वेश्चन था,